Hello everyone. In this video, I will discuss about hypothesis and its types. So let's start. You all had already heard about hypothesis. Hypothesis क्या होती है in short? Hypothesis होता है एक tentative assumption, ठीक है? और या कह सकते हैं एक इंटेलिजेंट गेस। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूं कि कुछ ना कुछ मैं जानबूझ के मिस्टेक करूंगा और वो आप लोगों को पकड़नी भी है। ठीक है? उससे क्या होगा? उससे आप ड्यूरिंग लेक्चर अवेयर भी रहोगे, अटेंटिव रहोगे और साथ में अवेयर भी रहोगी कि कहीं कुछ एरर तो नहीं। ओके? तो हाइपोथेसिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथेसिस को हम एक टेंटेटिव अजम्पशन भी बोल सकते हैं या फिर एक इंटेलिजेंट गेस भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसमें हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं? हम कोई भी एक स्टेटमेंट का प्रेडिक्शन करते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं सही। ठीक है? तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दो मेजर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। वो है आपका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसी हाइपोथेसिस जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। ठीक है? मींस नल हाइपोथेसिस बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम लोग एच नॉट से। ये जीरो जैसा जो दिख रहा है, बट हम इसे बोलेंगे एच नॉट, मीन्स नल हाइपोथेसिस। ओके? फिर नल हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली टेस्ट करते हैं और हम जितने भी टेस्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारा टी टेस्ट हो या एफ टेस्ट हो, सब के सब जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे नल हाइपोथेसिस पर ही अप्लाई करते हैं हम। और आफ्टर टेस्ट जो भी वैल्यूज आती हैं, जो भी हम उस वैल्यू को लेके आगे डिसीजन देते हैं, उसमें सिर्फ दो चीज होती है, या तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। ओके? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, या तो हम आपकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे या फिर फेल टू रिजेक्ट कर देंगे, मींस एक्सेप्ट करेंगे। बट कब? आफ्टर द टेस्ट। ओके? और एक चीज और, ज्यादातर जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है उसमें हम लोग उस हाइपोथेसिस को इजीली पहचान सकते हैं अगर उस स्टेटमेंट में नो वर्ड यूज किया गया हो। ठीक है? जैसे यहाँ पर नो इफेक्ट या नो डिफरेंस या नो चेंज, इस टाइप से अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस आपकी दी गई है वो नल हाइपोथेसिस। ठीक है? अब बात करते हैं हम रिसर्च हाइपोथेसिस की, या फिर इसे हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को हम डिनोट किससे करेंगे? H1 या फिर HA से। ठीक है? ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है।
ठीक है, कि एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके रिसर्च हाइपोथेसिस में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें कि ग्रेटर देन या इक्वल टू या फिर लेस देन का साइन है, ठीक है, मीन्स ये बता रहा है स्टेटमेंट आपका या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है या फिर लेस देन है, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। मींस अगर यहाँ ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं तो नल हाइपोथेसिस में हो जाएगा नॉट इक्वल। ओके, इसको अभी आप और इजीली समझ जाओगे, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उससे आप इजीली इसको अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेंटल अलर्टनेस। ठीक है, और दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट दिया है नो इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेंटल अलर्टनेस। तो आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में ये जो नो वर्ड हमने ऐड किया हुआ है इसमें, तो इससे हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। दूसरी जगह एक और स्टेटमेंट दिया है दूसरे एग्जांपल में, इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेंटल अलर्टनेस, यहाँ पे नो वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ गए होंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसी एक डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाता है, और हाँ, उससे भी पहले जो एक चीज और ध्यान रखना, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, ये दोनों हाइपोथेसिस आपकी एप्लीके मीन्स ये किसके पार्ट हैं, ये आपके, ये हैं पार्ट आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, या इसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हो। ठीक है, अब हम आते हैं वापस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरफ। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या है, मींस वो हाइपोथेसिस जो किसी एक डायरेक्शन की तरफ हमें लेके जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। वही चीज यहाँ पे लिखी, नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल, कैफीन इंक्रीजेस मेंटल अलर्टनेस, ये हाइपोथेसिस आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। ठीक है, मींस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैफीन के कंजम्पशन से आपकी मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम लोग टू टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में कई बार आप लोगों को एरर भी पकड़नी होगी जो कि जानबूझ के करी गई है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है ये भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी, मगर यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं आपको मिलेगा कि
पॉजिटिव डायरेक्शन में हाइपोथेसिस है आपकी या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, there will be effect of caffeine on mental alertness, means कैफीन का मेंटल अलर्टनेस पर असर पड़ता है। पॉजिटिव असर पड़ रहा है या नेगेटिव असर पड़ रहा है, इसका कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मेंटल अलर्टनेस कैफीन के कंजम्पशन से या फिर डिक्रीज हो रहा है, इसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन इस स्टेटमेंट से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये है आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच। ठीक है, मगर ये कॉजेस को एक्सप्लेन नहीं कर। ठीक है, एग्जाम्पल, एथलीट्स जो पानी पीते हैं वर्कआउट के समय, उन उनका हार्ट रेट लो रहता है उन एथलीट्स के कंपैरिजन में जो पानी नहीं पीते। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, मगर एक्सप्लेनेशन, अगर हम बात करें कॉजेस के एक्सप्लेनेशन की, तो वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मीन्स ये तो हमें पता चल रहा है कि पानी जो एथलीट्स नहीं पी रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो एथलीट्स पानी पी रहे हैं उनका हार्ट रेट लो है। ठीक, ये तो पता चल रहा है, बट उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके बारे में यहाँ कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, इसलिए ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉजल हाइपोथेसिस की। कॉजल हाइपोथेसिस में आपका क्या होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो होता है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल। ठीक है, इसमें भी कॉजल हाइपोथेसिस के भी दो पार्ट हैं आपके, एक है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, दूसरा है प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस आपका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो भी रिलेशनशिप हो रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, जो भी रिलेशनशिप है उससे फिर क्या कॉज होगा उसके बारे में एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस आपको बताता है। एग्जाम्पल, excessive alcohol consumption causes neural damage, means ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से न्यूरल डैमेज होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। फिर बात करते हैं हम प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस की। तो प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस में ये प्रेडिक्शन होता है कि एक वेरिएबल किस तरीके से बिहेव करता है अदर वेरिएबल के साथ। एग्जाम्पल, फीमेल एथलीट्स जो हाई कार्बन रिच डाइट को कंज्यूम करती हैं इन कंपैरिजन टू दोज एथलीट्स जो हाई कार्बन रिच डाइट को कंज्यूम नहीं करती, अगर इन दोनों एथलीट्स को हम लें तो जो एथलीट्स हाई आयरन रिच डाइट को कंज्यूम करती हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो रिस्क है वो काफी कम होता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव सेशन। ठीक है, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव सीजन आता है उस टाइम पर, उस टाइम फेज के आसपास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रिस्क बहुत ही कम होता है उन फीमेल एथलीट्स के कंपैरिजन में जो
हाई आयरन रिच डाइट को कंज्यूम नहीं करती। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस हो या आपकी एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो, ये इंडक्टिवली और डिडक्टिवली दोनों तरीके से फॉर्मुलेट करी जा सकती। ठीक है। आप लोग इन एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझ गए होंगे कि एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या होती है और प्रेडिक्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है। ओके। अब हम बात करेंगे डिडक्टिव हाइपोथेसिस की। डिडक्टिव हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है। इंडक्शन और डिडक्शन की जो आपको मालूम होगा कि कैसे जो है हम हाइपोथेसिस से थियरी में आते हैं और थियरी से हाइपोथेसिस में जाते हैं। ठीक। तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस यूज होता है और ऑलरेडी आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वो एथलीट्स जो अपना एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और परफॉर्मेंस। ठीक है। जो भी उनका स्पोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग, जो भी अपने गोल को वो अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनका डाइट प्लान शेड्यूल्ड है, अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो उनका जो एथलेटिक परफॉर्मेंस और आउटकम है वो काफी ज्यादा बेटर होता है उन एथलीट्स के कंपैरिजन में जो सिर्फ एक जनरलाइज्ड न्यूट्रिशन गाइडलाइंस को फॉलो कर। ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है डिडक्टिव हाइपोथेसिस। मींस जनरल टू स्पेसिफिक। हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, और इजी हम लेते हैं इस एग्जांपल को। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डीएनए। ठीक। सभी लिविंग थिंग्स के पास डीएनए होता है। बैक्टीरिया भी लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए बैक्टीरिया के पास भी डीएनए होता है। ठीक है। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या हो। अब हम आगे चलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस की तरफ। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में जो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन होता है वो होता है स्पेसिफिक टू जनरल। ओके। एग्जाम्पल, एथलीट्स जो हाइड्रेशन को ज्यादा महत्व देते हैं ओवरऑल डे, पूरे दिन, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिकवरी ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू दोज एथलीट्स जो सिर्फ वर्कआउट या एक्सरसाइज सेशन के टाइम पर सिर्फ अपने हाइड्रेशन पर फोकस रखते। ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ गए होंगे कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है और इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वो एथलीट्स जो पूरे दिन अपने हाइड्रेशन पर फोकस रखते हैं, प्राय अपनी जो भी उनकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते रहते हैं। ठीक है। तो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों ज्यादा बेटर होता है उन एथलीट्स के कंपैरिजन में जो सिर्फ वर्कआउट सेशंस के टाइम पर अपना जो भी हाइड्रेशन है उसे पूरा कर। ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। एथलीट्स जो लगातार कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एंड्योरेंस इवेंट्स से पहले। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैराथन वगैरह हो गई आपकी, तो इस टाइप की जैसे इवेंट्स होती हैं उससे पहले अगर वो अपनी कार्बोहाइड्रेट की जो कंजम्पशन है उसको कर रहे हैं तो उनका जो एथलेटिक आउटकम है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, वो काफी ज्यादा बेटर होती है उन एथलीट्स के कंपैरिजन में
जो ये कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम कर, बहुत ही नाम मात्र का कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है और डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्लियरली डिफाइन करते हैं वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रैक एथलीट्स जो 250 ग्राम 250 ml बीट रूट जूस को डेली 4 हफ्तों तक कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो रनिंग परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इम्प्रूव हुआ उन एथलीट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने बीटरूट जूस का कंजम्पशन नहीं किया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एथलीट्स हु कंज्यूम प्रोटीन शेक, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन शेक within 30 minutes after strength training 3 times per week for 8 weeks will demonstrate greater gains in muscle mass compared to athletes who don't consume protein shake after workout। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से आप इजीली समझ गए होंगे कि ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या है। मीन्स यहाँ पे ऑपरेशनल हाइपोथेसिस आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, उसके अलावा ये बताता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। ओके, अब आप इजीली समझ गए होंगे। अब अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, बट फिर भी अगर आपको इतने में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बाद में आप फिर से मुझे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसे और सिंपलीफाई करके बतानी। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो कि स्टैटिस्टिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे परसेंटेज हो गया, नंबर हो गया, या एवरेज हो गया। ठीक है, एग्जांपल, एवरेज वर्टिकल जंप हाइट is higher among athletes who consume caffeine supplement before training compared to those who did not consume caffeine। हमने दो एथलीट्स के ग्रुप लिए, ठीक है, एक वो एथलीट का ग्रुप था जिसने कैफीन सप्लीमेंटेशन किया, एक दूसरा हमारा एथलीट्स का ग्रुप था जिसने कैफीन सप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो इन दोनों का जो है हमने एक वर्टिकल जंप हाइट का टेस्ट किया। तो उसमें हमने क्या पाया कि जिन्होंने कैफीन कंजम्पशन किया हुआ था उनकी वर्टिकल हाइट जो थी वो काफी इंक्रीज थी इन कंपैरिजन टू दोज हु डिड नॉट कंज्यूम्ड कैफीन सप्लीमेंटेशन। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि देयर इज कोरिलेशन बिटवीन वीकली hours of sleep and average free throw shooting percentage among basketball players। ये दो एग्जांपल हैं। इन दोनों एग्जांपल में आप इजीली इस स्टेटमेंट्स को देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर, परसेंटेजेस और एवरेजेस को ही ट्रांसलेशन है उसका यहाँ। ठीक है, हम इन्हीं डेटा को जो है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो इतने में
इतने इजी एग्जांपल्स हैं, आप इजीली समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल हाइपोथेसिस की। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस मींस ये आपके एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक ग्रुप लिया हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर्स का, और उनको हमने 12 वीक तक की प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि उनकी जो वर्टिकल जंप थी वो इंक्रीज हुई इन कंपैरिजन टू दोज एथलीट्स जिन्होंने इस प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था। तो ये क्या है, आपका एक तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये आपका है ये आपका, अब आप इजिली समझ गए होंगे, ये है आपका एग्जाम्पल एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। दूसरा एग्जाम्पल ले यहाँ पे हमने ले लिया, हमने दो ग्रुप्स बना लिए फीमेल एथलीट्स जो कि फुटबॉल खेलती थी, और आफ्टर मैच उन्होंने रिकवरी शेक का कंजम्पशन किया, और उनका जो रिकवरी शेक था उसमें स्पेसिफिक एक फिक्स्ड रेशियो था आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, अब उसका वो कंजम्पशन जब उन्होंने किया तो क्या पाया गया कि उनका मसल सोरनेस और फटीग का जो लेवल है वो काफी लो था इन कंपैरिजन टू दोज एथलीट्स जिन्होंने रिकवरी शेक को कंज्यूम किया ही नहीं। ठीक है, मींस इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। अगर आपके सामने कोई और इस टाइप का हाइपोथेसिस आएगा तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस ये क्या करता है, ये प्रेडिक्ट करता है या कह सकते हैं फोरकास्ट करता है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, मगर ये जो प्रेडिक्शन होता है ना, यहाँ पर रिलेशनशिप्स का वेरिएबल्स के बीच में, उसमें थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मींस फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक, और उस प्रेडिक्शन में थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। वेरिएशन इन एथलीट्स गट माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एथलीट के गट माइक्रोबायोटा का। हर एथलीट का जो गट माइक्रोबायोटा का जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, गट माइक्रोबायोटा को आप इजिली समझ जाओ, आपके जो एब्डोमेन में गुड और बैड बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर उसकी बात चल रही। ठीक है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं आपके बॉडी में, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके डाइजेशन को भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसी का ही डिस्कशन किया हुआ है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हर एथलीट के गट माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन का जो डिफरेंस है वो अलग अलग। ठीक है, तो इस कॉम्पोजिशन का असर उनके ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और उनकी रिकवरी एबिलिटीज पर पड़ता है। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, प्रेडिक्शन तो किया, ठीक है, मगर इस प्रेडिक्शन में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी इंक्लूड किया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड बाय एथलीट्स, ठीक है। मींस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो उन्हीं की यहाँ पे बात करते हैं, एग्जांपल उसी का ले। तो एथलीट्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे भी दो ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम बाय एथलीट्स affects their endurance performance more significantly than total amount of carbohydrate consumed, ठीक है। मीन्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन by athletes affects more on endurance performance, okay, than total amount of carbohydrates consumed by them, ठीक है। तो ये दो इजी एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू अब आप इजीली समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस होता क्या है। फिर हम बात करते हैं सिंपल हाइपोथेसिस की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल हाइपोथेसिस, तो मींस यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की यहाँ पे चर्चा होती, ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस आपको बताता है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। एग्जांपल देख लो, ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिड्यूसेस फटीग, ठीक है। ईटिंग बनाना बिफोर वर्कआउट improves athletic performance, consuming protein shake after strength training promotes muscle growth, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में सब लोग इजीली अब समझ सकते हैं, कोई भी अगर ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल आता है तो। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पॉजिटिव माइंडसेट एंड डिटर्मिनेशन लीड्स टू गुड रिजल्ट एंड सक्सेस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, पीपल विथ हाई शुगर डाइट्स एंड sedentary activity levels are more likely to develop depression, मीन्स यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का। एक और एग्जांपल देखो, द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ड्यूरेशन ऑन रिएक्शन टाइम in collegiate basketball players is moderated by caffeine consumption, with players who regularly consume moderate amounts of caffeine showing preserved reaction time even after nights of restricted sleep compared to those who abstain from caffeine। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप इजीली देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, यहाँ पे दो से ज्यादा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अवेलेबल, ऑलराइट। तो वो सब थे हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
वही वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट जो आपको अभी पहले बता चुके हैं, हम फिर से वही बता रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। वन टेल टेस्ट जैसा कि बताया था किसी एक डायरेक्शन की तरफ हमें लेके जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स मेंटल अलर्टनेस, या फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस मेंटल अलर्टनेस मींस ये एक डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज कर रही, ठीक है। या फिर हम बोलें कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट लीड्स टू, नहीं, हाँ, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट इंक्रीजेस हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट इंक्रीजेस हार्ट प्रॉब्लम्स, तो मींस यहाँ पे क्या है, ज्यादा फैट के कंजम्पशन से हार्ट की प्रॉब्लम्स इंक्रीज करेंगी। और बीच बीच में जानबूझ के मैंने कुछ ग्रामेटिकल एरर्स या फिर कुछ मिस्टेक्स भी करी होंगी, अगर आपने उन्हें ढूंढ लिया है तो वेरी गुड, नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मगर आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने क्या बताया है, एग्जांपल्स के खूब इजीली समझाया है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है, फिर से देख लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वन टेल और टू टेल की। तो पहली चीज बताई थी एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट टेल और लेफ्ट टेल यूज हो, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो राइट टेल, नेगेटिव डायरेक्शन में तो लेफ्ट टेल, ठीक है। अगर इस एरिया में आपकी हाइपोथेसिस आ रही है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके बाहर आ गई है, मीन्स इस एरिया से बाहर है, तो फेल्ड टू रिजेक्ट। अभी आप आगे इसे जब और देखोगे तो समझ जाओगे। सिमिलरली लेफ्ट टेल जो होगा उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड रहेगा आपका रिजेक्शन और राइट साइड रहेगा फेल्ड टू रिजेक्ट, मींस एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर एच नॉट का मीन्स समझ गए होगे आप। एच नॉट मीन्स आपका नल हाइपोथेसिस, ओके। फिर बात करें टू टेल्ड टेस्ट की, तो बताया था कि नॉन डायरेक्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है किसी भी एक चीज का इफेक्ट, ठीक है। तो ये देख, ये है आपका टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ रिजेक्शन दोनों साइड और
बीच में है फेल्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मींस एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसा कि इधर हमने इसको लेट किया ए, तो इधर भी ए होगा, ठीक है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a, ठीक है। अगर इधर a/2 होगा तो इधर भी a/2 ही होगा, ठीक है, और दोनों का सम a होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे, अगर H0 आपका इक्वल टू है तो आपको मालूम है कि आपका जो H1 है मींस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है आपका, वो हो जाएगा इज नॉट इक्वल, या फिर ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है, मगर अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू है तो फिर वो चीज नल हाइपोथेसिस में नहीं होगी, उसका रिवर्स। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की। तो ये डिफाइन कैसे होता है, इसमें ये एक आपकी एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होती है रॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जहां पर वो मींस जबकि वो आपका फैक्ट ट्रू होता है, बट हम ऐसा अज्यूम उसे करते हैं कि वो गलत होती है। ओके, level of significance is stated to be probability of type 1 error and is preset by researcher with the outcomes of error। यहाँ पर एक चीज और, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, ठीक है। और उसको हम एज अ जो भी रिसर्चर या आप जो भी उसको उस पर उस स्टडी पर काम कर रहा होता है, वो उसे पहले से ही प्रीसेट कर देता है, ताकि जो एरर्स का जो आउटकम है वो एकदम फिक्स्ड रहे, ठीक है। और हाँ, अगर आपका पैरामेट्रिक सैम्पलिंग यूज हुई है तो फिर हम कंसीडर करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% का। और अगर हम नॉन पैरामेट्रिक सैम्पलिंग से जो अपना डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वहां पे हमारा 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5%। ये बोलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में ही, कि एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके अलावा नल हाइपोथेसिस फेल्ड या रिजेक्ट भी इसी के बेसिस पर करी जाती, ठीक है। इसको अब आप और इजीली समझ पाओगे, ठीक है। इधर हमने 2.5 रखा, मींस 5% हमने अगर रखा तो उससे लेस होगा हमारा, ठीक है। उससे लेस कुछ भी हो सकता है, 3.5% का भी आ सकता है, 4.7% का भी आ सकता है, मगर 5% से कम रहे, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ हमने 2.5 कंसीडर किया दोनों साइड, ठीक है। और ये जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस,
इसी में ही, इसी एग्जांपल से ही आप इजीली समझ जाओ टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, जिसे हम अल्फा लेवल एरर और बीटा लेवल एरर भी बोलते हैं, वो क्या होता है। अल्फा लेवल एरर होता है कि ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाले सेक्शन का जो डेटा है उसको आप रिजेक्ट करो। ठीक है, इसीलिए ये ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है। अगर आप इतने कम हिस्से को रिजेक्ट कर दोगे तो एक बार आपकी मिस्टेक चल जाएगी। ठीक है, मगर इतने बड़े इतना बड़ा जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस एरिया में जो आपका डेटा लाई कर रहा है, आप उसको ही रिजेक्ट कर दे रहे हो। ये तो काफी बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, काफी बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक आपका। तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्फा लेवल और बीटा लेवल एरर क्या हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आप जान ही गए हो। ठीक, क्या होता है। उसके अलावा फिर ये आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवरऑल सबका सब मिला के 100 होगा, क्योंकि 100% यहाँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। 2.5 इधर तो 2.5 इधर, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो 5% हुआ। 5% प्लस 95% आपका हो गया टोटल 100%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और एक चीज ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भूलना नहीं। अब आप समझ गए होंगे अल्फा लेवल क्या होता है, बीटा लेवल एरर क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, और सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। फिर बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। ठीक है, 68% होगा तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, उसके अंदर क्या कितना परसेंटेज आपका लाई कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे आप लर्न कर। 68% है, मीन्स वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 34% दोनों साइड आएगा सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व है। एक चीज और ध्यान रखना, मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड तीनों इस पॉइंट पर ही लाई करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, एनपीसी शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं। ठीक है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% और 34%। ठीक है, अगर हम इसको मिड से डिवाइड करें, फिर उसके बाद हम अगर और आगे जा रहे हैं तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन में 95%, इसी में ही एड ऑन कर दो 13.5% दोनों तरफ। और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा 99.7%। ठीक है, इन दोनों में जो आपने कंबाइन किया था उसी में ही 2.35 दोनों साइड कंबाइन कर। ठीक, वैल्यूज अच्छे से लर्न कर लो, पूछी जा सकती है एग्जामिनेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टेप नंबर 1, सेटअप ऑल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। जो सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया था कि हमने एक स्टेटमेंट सेट कर ली, इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेंटल अलर्टनेस। ठीक है, और ये आपकी कौन सी हाइपोथेसिस हो गई, ये आपकी हो गई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरी, नल हाइपोथेसिस, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेंटल अलर्टनेस।
ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेटअप कर लेना है, फिर उसके बाद हम सेटअप करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टेस्ट यूज कर। ठीक है। फिर हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं टेस्ट की। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उस वैल्यू। ठीक है। फिर लास्ट में हमारा डिसीजन रहेगा, अगर कंप्यूटेड वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है टेबल वैल्यू की, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कंप्यूटेड वैल्यू ज्यादा निकलती है टेबल वैल्यू, तो रिजेक्ट करेंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अदर मेथड्स की, जैसे ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे लाई कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन में, तो फिर रिजेक्ट कर देंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस। ठीक है। और फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मींस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, अगर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्रिटिकल रीजन में हमारा फॉल नहीं कर रहा है। ठीक। फिर पी वैल्यू मेथड क्या है हमारा, पी वैल्यू मेथड में हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को अगर पी वैल्यू इक्वल टू या लेस देन अल्फा। ठीक है। अल्फा आपको मालूम है, बताया था, अल्फा है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो 0.1 भी हो सकता है या 0.05 भी हो सकता है, मीन्स 1% या 5%। ठीक है। 1% कब होगा, जब आपकी सैंपलिंग हुई है पैरामेट्रिक सैंपलिंग। ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक सैंपलिंग हुई है तो 5%। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एरर के चांसेस नॉन पैरामेट्रिक सैंपलिंग में बढ़ जाते हैं। ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक सैंपलिंग में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू पैरामेट्रिक सैंपलिंग। ठीक है। तो आपको नल हाइपोथेसिस पी वैल्यू मेथड से कब रिजेक्ट करना है, जब पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा। ठीक, अल्फा मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी आपने डिसाइड किया। और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कब करना है, जब पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो एक बार सबसे पहले फिर से रिपीट करना वीडियो को। ओके। और उसके बाद तब भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो या डिस्कशन जो भी होगा या लाइव चैट होगा, उसमें हम एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करें। ओके। सो टिल देन गुड बाय, हैव फन।